देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया में आपका साथ जोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां मुख्य सचिव ने हाल ही में जामरानी और सैंग बांध परियोजना की समीक्षा की और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। वहीं समीक्षा में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करने और निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जामरानी बहुउद्देश्य बांध की कुल लागत 3,678 करोड़ है। इस जून 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जबकि सैंग बांध परियोजना की लागत 2,524 करोड़ है। बता दें इसका निर्माण नवंबर 2029 तक पूरा होने की संभावना है। वहीं मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों सुनिश्चित किए जाए और निगरानी प्रक्रिया में कोई कमी न आए। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, मुख्य सचिव ने जामरानी और सैंग बांध परियोजना की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें समीक्षा में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करने और निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा परियोजनाओं से प्रभावित लोगों से पुनर्वास कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को गैरसैंण विकास खंड परिसर में एक बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने की। वहीं शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिलाना रहा। बता दें शिविर के दौरान कुल 65 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। जो शिकायतें शेष रहीं उन्हें त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बता दें मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। चलिए अगली खबर पौड़ी जिले से है, जहां पौड़ी के जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण में पुलिस द्वारा अब तक कोर्ट में चार्जशीट पेश न किए जाने को लेकर मृतक के परिजनों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बता दें परिजनों का कहना है कि घटना को 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि सरकार द्वारा जो वकील दिया गया है वह भाजपा से जुड़ा हुआ है और आरोपी हिमांशु चमोली का रिश्तेदार है, जिस कारण इस पूरे मामले में दोषी को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले पौड़ी के जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले जितेंद्र ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने भाजपा नेता हिमांशु चमोली पर गंभीर आरोप लगाए थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि अब उसे जमानत मिल चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, जिससे जितेंद्र के परिजन बेहद नाराज हैं। वहीं परिजनों ने पुलिस शासन और मुख्यमंत्री तक गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी सरकार पर निशाना साधा है। अंकिता भंडारी की है, बीजेपी से जुड़ी हुई है। वैसे ही बीजेपी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है डोईवाला से हिमांशु चमोली, जिसकी वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या की थी और इतना उसे माइंड से टॉर्चर किया गया था कि उसे आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया गया।
ये ऐसी बात है कि मैं पौड़ी में जब मैंने इनकी हिमांशु चमोली की बेल 24, 25, 26 को हो रही थी, तो जज साहब ने पहले 24 को बुलाया गया मुझे, जो कि भट्ट जी है, प्रदीप भट्ट, जो हमारे वकील थे, सरकारी वकील। उन्होंने मुझे 24 को बुलाया, 25 को बुलाया, 26 को बुलाया। मुझे अंदर नहीं ले जाता है। उस संबंध में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि विवेचना पर उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष दृष्टि रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, उसमें देखा जा रहा है और उसमें ये रह रहा है कि विवेचना में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, जिससे कि अभियुक्त पक्ष को किसी तरह का भी लाभ मिल सके। इस संदर्भ में अभी जो उनके आरोपी के जो FSL चंडीगढ़ में मोबाइल भेजा गया और मृतक का भी मोबाइल भेजा गया, उसकी अभी रिपोर्ट आनी अपेक्षित है। उसके आने के बाद तत्काल इसमें प्रेषित कर दी जाएगी। जो हामी जी धामी जी तो बहुत बड़ी मदद करेला हमारी एक हम तो देखेली हमार गौर एक हमारे जब मदद कर करेली। धामी जी से ई बोल सबसे पहली बात ई सिकंदर नाम का जीना दे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देहरादून से खबर है। दून सिटीजन फोरम की ओर से दून लाइब्रेरी में शहर के अहम नागरिकों मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण टाउन हॉल संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद के दौरान नागरिकों ने खुलकर अपनी समस्याएं और सवाल रखे, जिनका अधिकारियों ने सीधे और स्पष्ट जवाब दिया। यह संवाद देहरादून शहर की रोजमर्रा की व्यवस्थाओं और आम लोगों की चिंताओं पर केंद्रित रहा। वहीं कार्यक्रम में ट्रैफिक लाइट व्यवस्था, पार्किंग की समस्या, फुटपाथों पर अतिक्रमण, सहस्त्र धारा रोड की ट्रैफिक अवस्था और कचरे के ढेर जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए। करीब 3 घंटे से ज्यादा चले सवाल जवाब सत्र में माहौल बेहद जीवंत रहा। वहीं इस पहल को कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों और अधिकारियों दोनों ने सहारा और इसे शहर के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। फोरम ने आज एक प्रोग्राम रखा था देहरादून लाइब्रेरी में, हमें भी यहाँ आमंत्रित किया गया था। यहाँ मुख्य उद्देश्य इनका था कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे परिवहन विभाग है, MDD है, PWD है और नगर निगम है, ट्रैफिक पुलिस है और जो सिटीजन है, कॉमन यहाँ के देहरादून के रहने वाले लोग हैं, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में कई समस्याओं का समाधान कैसे निकले, उस पर डिस्कशन किया गया। तो परिवहन विभाग की जहां तक बात है, ट्रैफिक की बात को उठाया गया कि ट्रैफिक जाम कई बार रहता है और विमेन सेफ्टी की बात भी उठाई गई। शहर देहरादून के जो आम लोग हैं उनके बीच में और जो हमारे अधिकारी और हमारे विभाग हैं, क्योंकि आप लोग भी जर्नलिस्ट होने के अलावा आप भी एक इस शहर के और इस राज्य के नागरिक हैं और ये आप और हम सब इसी बात को जानते हैं कि जो नागरिकों के बीच में और जो अधिकारी विभाग और सरकारों के बीच में जो संवादहीनता है, और ये अपने आप में वाकई में एक बेहद बड़ा चिंता का विषय है कि पिछले वर्षों में ये जो संवादहीनता जो है ये बढ़ी है और नागरिक के चाहे उनके सुझाव हों, क्योंकि देहरादून शहर एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है, तमाम किस्म के ऐसे नागरिक हैं जिनके सुझाव भी हैं, जिनकी शिकायतें भी हैं, जिनकी पीड़ा भी है। चलिए अगली खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत परिवहन विभाग उत्तराखंड द्वारा यानी कि RTO देहरादून की ओर से लैंसडाउन चौक स्थित दून लाइब्रेरी में एक सड़क सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का उद्देश्य वाहन स्वामियों, खासकर भारी वाहनों के मालिकों के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और वाहनों में सुरक्षा से जुड़े तकनीकी सुधारों पर संवाद कर रहा। बता दें, कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर अनीता चमोला, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा ने किया। बता दें, इस दौरान डॉक्टर अनीता चमोला ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि जीवन की रक्षा का दायित्व है। उन्होंने फिटनेस, ओवरलोडिंग पर नियंत्रण, सीट बेल्ट और हेलमेट के पालन तथा चालकों के नियमित प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया। इधर डॉक्टर चमोला ने कहा कि आने वाले समय में चालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हमने एक तरीके से फॉर्मली इसको शुरुआत की है और अभी तक हम केवल स्कूलों में जागरूकता या इस तरह से कार्यक्रम करते थे। ये पहली बार हुआ है कि जितनी हमारी जो बस यूनियंस हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, जो कि हमें हर बार सहयोग करते हैं विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में और पब्लिक को एक सेफ और मतलब एक सेफ ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल कराते हैं, तो उनके साथ हमने एक संवाद कार्यक्रम रखा था और इस संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे संयुक्त परिवहन आयुक्त श्री राजीव मेहरा सर भी थे। इस वर्ष जो है माँ पाषाण देवी
चलिए नजर डालते हैं अब उत्तराखंड के मौसम की खबर पर। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। बता दें इसके बाद शासन की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी कार्यदायी एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जनपदों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में संभावित बारिश, बर्फबारी, पाला, शीतलहर और किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, विद्युत, पेयजल, पशुपालन और नगर निकाय विभागों को पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही संवेदनशील और उच्च हिमालयी मार्गों पर जेसीबी, स्टोन कटर और अन्य जरूरी मशीनें की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां नैनीताल से खबर है। नैनीताल की ठंडी सड़क स्थित मां पाषाण देवी मंदिर का 20वां वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। बता दें मंदिर को रंग बिरंगी बिजली की माला से सजाया गया है। वहीं सुबह के समय मां पाषाण देवी का रुद्र अभिषेक, हवन यज्ञ और सुंदरकांड पाठ किया गया, जिसके बाद विशाल भंडारण का भी आयोजन किया गया। बता दें इस दौरान हजारों भक्तों ने मां का प्रसाद भी ग्रहण किया। सुबह से ही भक्तों की मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी जगदीश चंद्र भट्ट के अनुसार यह वार्षिक उत्सव 19 तारीख से शुरू हुआ था। वहीं 24 घंटे अखंड रामायण पाठ के समापन पर हवन, कन्या पूजन और सुंदरकांड किया गया। बता दें भक्तजन और नगरवासी इस उत्सव के आयोजन में पूरी तरह सहयोग रहे। के चरणों में मां पाषाण देवी का 20वां वार्षिक महोत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ संपन्न होने जा रहा है। यह आयोजन हमारा 19 जनवरी से प्रारंभ हो गया था। 19, 20 और 21 तारीख को आज यह मां का विशालकाय भंडारे के साथ मां का यह 20वां वार्षिक महोत्सव शांतिपूर्ण और बड़े भव्य रूप से संपन्न होने जा रहा है, जिसमें हम समस्त नगरवासियों का, क्षेत्रवासियों का, समस्त भक्तों का और जहाँ से माँ के लोग दर्शन करना आए। आज मेरे वहाँ श्याम महाराज जी भी आए थे अभी दर्शन करने। तो जितने लोगों का भी हमें तन से, मन से, धन से, किसी भी रूप में हमें जो यहाँ से सहयोग मिला, हम समस्त भक्तों लोगों का धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर गैरसैंण से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण में सत्र कराने की सरकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें सीएम धामी ने बताया कि विगत वर्ष बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते वह सत्र नहीं बल्कि मानसून सत्र आयोजन किया गया। इस बार मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पूरी तैयारी है और सत्र वहां सफलतापूर्वक आयोजन किया जाएगा। बता दें मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बजट सत्र की तिथि और स्थान तय करने का भी अधिकार दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछली बार भी मैंने प्रस्तावित गैरसैंण ही किया था, भराड़ीसैंण में, लेकिन चूंकि उस समय मेंटेनेंस का काम विधानसभा के अंदर चल रहा था, इसलिए मजबूरी हो गई थी। हालांकि उस समय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी स्वयं स्थिति स्पष्ट करी थी, लेकिन इस बार पहले से हम लोग तैयार हैं। ये पहले से ही तैयारी है कि इस बार का बजट सत्र हमारा भराड़ीसैंण, हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहीं पर होगा। चलिए अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शांति कुंज में गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह का चौथा दिन भव्य रूप से मनाया गया।
कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और अनेक संत महात्मा उपस्थित रहे। वहीं देश भर से आए हजारों अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर सामूहिक संकल्प लिया। बता दें, बाबा रामदेव ने कहा कि गायत्री परिवार का 100 साल का सफर सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के उत्थान का प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने 50,000 से अधिक लोगों का आवासीय प्रबंधन कार्यकर्ताओं के तप, त्याग और सेवा भाव से किए जाने की सराहना की और इसे बड़े कॉर्पोरेट इवेंट से कम नहीं बताया। बता दें, बाबा रामदेव ने यूसीसी पर भी बात की। उनका कहना है कि यूसीसी समाज में समानता, न्याय और एकरूपता लाने के लिए जरूरी है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने विश्वास जताया कि सनातन मूल्यों के अनुरूप लागू की गई यूसीसी देश को एक सूत्र में बांधेगी और समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करेगी। मूर्ति श्रद्धेय श्याम शर्मा जी और श्रद्धा में माता भगवती जी ने जो तप किया, पुरुषार्थ किया और वेद धर्म और गायत्री धर्म की प्रतिष्ठा के साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का संकल्प, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, जो हम लोग बड़ा सौभाग्य का क्षण अनुभव करते हैं और सभी की जो भावना पूज्य गुरुदेव के प्रति है, गायत्री परिवार के प्रति है, वो आप उन लोगों के भाव से महसूस ही कर सकते हैं। ये जो 100 वर्ष का समय है, हम लोग ने इसको मात्र उत्सव की दृष्टि से नहीं, उत्तरदायित्व को वहन करने की। नैनीताल से खबर है, जहां बॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके अभिनेता हेमंत पांडे नैनीताल पहुंचे हैं। बता दें, पत्रकार वार्ता में हेमंत पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और धरोहर को संरक्षित करने के लिए कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाओं में लोक गाथाओं पर फिल्में बनाना जरूरी है। इससे युवाओं को अपनी लोक संस्कृति को समझने और देखने का मौका मिलेगा। बता दें, हेमंत पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म निर्माण के लिए दी जा रही सब्सिडी फिल्म निर्माताओं का मनोबल बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में दुख, दर्द और कहानियों की कमी नहीं है, बस जरूरत है उन्हें टेक्निकल रूप से परोकर एक सूत्र में पेश किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में एनएसडी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे संस्थाएं पहाड़ों में खोली जानी चाहिए। कुमाऊं हमारे जो लोक कथा है ना और तमाम धार्मिक कथाएं हैं, उन चीजों को हम सिनेमा के रूप में या नाटक के रूप में अपने बच्चों को दिखाएं या अपने दर्शकों को दिखाएं, तो क्या है, एक हमें जैसे राजूला मालूशाही चाहिए या और दूसर कहानी चाहिए, रामी बोरानी चाहिए या दूसरे लेना, एक तो वो हमारी धरोहर संरक्षित हो जाएगी और दूसरा हमारी पीढ़ी को या हमारे बच्चों को अपने मूल कहानियां और मूल जो कथाएं हैं वो देखने को मिलेगी। चलिए अगली खबर पौड़ी जनपद से है, जहां जिला स्तरीय मैथ विजार्ड और स्पेशल जीनियर्स प्रतियोगिता का समापन राज्य के इंटर कॉलेज पौड़ी में हुआ है। इस प्रतियोगिता में जनपद के 15 विकास खंडों में कुल 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। 3 चरणों के बाद फाइनल का रिजल्ट घोषित किया गया है। बता दें, प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र राज्य स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा रणजीत नेगी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर समग्र शिक्षा अभियान की जिला सोनाली नोटियाल, गरिमा व्यास और रीना रावत ने भी किया। को छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा क्लास चलाते थे और हमारी
प्रधानाध्यापक मैम, सियाल सर, और इनकी वजह से आज मैं फर्स्ट आया। मैं 3 से 4 घंटे पढ़ता था। ये जो जिला स्तरीय मैथ्स विजार्ड और स्पेल जीनियस का जो प्रोग्राम यहाँ पर चला, इसमें हमारे जो पौड़ी जिले के जो हमारे समस्त विकास खंड है, वहाँ से जो 15 विकास खंड है, वहाँ से हमारे जो बच्चे चयनित होकर के आए थे। तो मैथ विजार्ड में ये हमारे कम से कम 30 बच्चे थे। सर, आज ये जनपद स्तरीय मैथ विजार्ड एंड स्पेल जीनियस प्रतियोगिता का आज यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी नगर में आयोजन किया गया। इसमें 15 विकास खंडों के 60 बच्चों ने प्रतिभाग किया। मैथ विजार्ड में 30 बच्चे और स्पेल जीनियस में 30 बच्चों ने प्रतिभाग किया। ये वो बच्चे थे जो विकासखंड स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां राज्य में सरकारी जमीनों पर अवैध मजारों का मामला गरमाया हुआ है। जांच में सामने आया है कि एक ही पीर फकीर के नाम पर दर्जनों मजारें अलग अलग जगहों पर बनाई गई हैं, जैसे सैयद भूरे शाह और कालू सैयद की फ्रेंचाइजी वाली मजारें। बता दें, ज्यादातर सरकारी भूमि पर कब्जा करने इन्हें वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार राज्य गठन के बाद वक्फ संपत्तियों में तेजी से वृद्धि हुई है। अब तक वक्फ बोर्ड में 725 मस्जिदें, 759 कब्रिस्तान और 203 मज़ारे या दरगाह कह सकते हैं इसमें शामिल हैं। बता दें, इसमें से कई ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व नहीं है, सिर्फ अतिक्रमण ही नजर आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में ढोंग का कारोबार बर्दाश्त नहीं होगा, अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा और अब तक 572 से ज्यादा अवैध मजारें ध्वस्त की जा चुकी हैं। वहीं 10,000 से 11,000 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है। बुलडोजर एक्शन देहरादून, हरिद्वार, मसूरी समेत कई इलाकों में चल रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब ने कहा कि जांच में सहयोग किया जा रहा है और अगर कोई संपत्ति अवैध साबित हुई तो कार्रवाई होगी। इधर सरकार की यह कार्रवाई देवभूमि की पवित्रता और सरकारी जमीनों की सुरक्षा का सख्त संदेश है। विषय सामने आए हैं कि देवभूमि उत्तराखंड है। सबसे पहले तो इसका देवत्व बचा रहे, इसके लिए लगातार आवाज़ें उठती रही हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर एक ही व्यक्ति के बारे में ये बात भी आई है कि कई मज़ारे एक ही व्यक्ति के नाम पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच के बारे में भी बोल दिया है कि इसकी जांच करें। हम इस जांच का स्वागत करते हैं और हमारा मानना है कि अगर कहीं भी गलत है तो उसको सही करने की जिम्मेदारी है। सही क्या है, हमने भी वक्फ बोर्ड से रिकॉर्ड मांगे हैं अपने ऑफिस से, हम भी उन रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे कौन कौन सी मज़ारें ऐसी हैं जो एक ही नाम पर हैं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज। चलिए देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड के विधायक भरत चौधरी का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि जो अधिकारी मेरी बात नहीं सुनेगा वह मेरे जूते की सुनेगा। इस बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। बता दें, सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लाखेड़ा ने विधायक के बयान की कड़ी निंदा की। बता दें कि उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों को सभी अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। सरकार और अधिकारी एक ही व्यवस्था की कड़ी है और सभी का उद्देश्य जनता की सेवा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी विधायक के बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। लोग इसे जनप्रतिनिधि की मर्यादा के खिलाफ बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि विधायक भरत चौधरी इस पूरे मामले पर क्या सफाई देते हैं। आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है और मेरा ये कहना है कि यदि ऐसा कुछ कहा है माननीय विधायक जी ने तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि सरकार, कर्मचारी, अधिकारी सब एक ही कड़ी के लोग हैं। आपसी सामंजस्य से सारा काम चलता है और प्रदेश का विकास भी होता है। तो ये जो इस तरह की अगर भाषा का उपयोग किया गया तो ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए था। संगठन के तौर पर मैं ही चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तित्व को पुनरावृत्ति न। चलिए हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह का हाई प्रोफाइल कार्यक्रम हरिद्वार में शुरू होने वाला है। कुछ ही देर में पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। बता दें, अस्पताल उद्घाटन के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मंच से लेकर सुरक्षा तक
उत्तराखंड के बाद गृह मंत्री अमित शाह गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वहीं वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात और साथ ही खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पे है। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बालूनी और बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अब खबर मसूरी से, जहां मसूरी नगर पालिका सभागार में टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक में कुछ पटरी कारोबारियों ने प्रशासन पर भेदभाव और आपसी फूट डालने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, आक्रोशित कारोबारियों ने कमेटी को भंग करने की मांग तक रख दी। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पात्र पटरी कारोबारियों की पहचान और व्यवस्थित पुनर्वास पर चर्चा हुई। इधर अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने स्पष्ट किया कि मॉल रोड पूरी तरह वेंडर जोन फ्री घोषित किया जा चुका है और यहां किसी भी सूरत में पटरी नहीं लगाई जाएगी। प्रशासन अन्य स्थानों पर वेंडर जोन विकसित कर रहा है जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं एसडीएम राहुल आनंद ने चेतावनी दी कि मॉल रोड पर पटरी लगाने वालों पर नियम अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। हमको फंसा दिया बुरे संकट में। धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का रहा। ठीक है, हमारे बीच से खुद मेरे परिवार से ही आदमी तोड़कर वो ले गए और उनको जो है लॉलीपॉप दिखा करके। अब आप बताइए, आप तो रोज इस रोड के अंदर चल रहे हैं, उसमें जो है करीब 70, 80, 90 आदमी जो है यहाँ पे जो है विस्थापित कर रखे। आप जरा उनकी आत्मा को पूछो, आप क्या कर रहे हैं? शाम को 100 का नोट भी ले जा रहे हो तुम घर? नहीं ले जा रहे, परेशान है वो परसों एप्लीकेशन लेके यहाँ आए थे कि हमारा काम धंधा नहीं हो रहा, हमें सही जगह वो करो। तो अध्यक्ष जी ने बोला भगा दोगे, उनका कहना ही है, मैं उन्हीं के अनुसार कह रहा हूँ। भी बहुत सिंपल बात थी। तो जिस दिन धरना तोड़ा था उस दिन ये बात हुई थी कि इस बार की जो बैठक होगी, उनका ये एक शर्त थी कि इस बार की जो बैठक होगी उसमें आप बैठेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैठूँगी। दूसरी बात ये हुई थी कि इस बार की जो बैठक होगी उसमें वो लोग बैठेंगे जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया। तो मैंने वो बात भी उनकी मानी थी और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो बैठक की गई थी। इसीलिए बैठक की शुरुआत में मैंने कहा था कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में है वो बैठक में नहीं रहेंगे, वही लोग रहेंगे जिनके नाम लिस्ट में नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे के देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।